हेलो बच्चों। हम आज कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। जब भी रिसोर्स की बात होती रही है, जो भी आपने अब तक पिछली क्लासेस में पढ़ा है, आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि जब आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में एक लेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। लेयरिंग का बेसिक मतलब ये होता है कि एक ही बेस पर, मान लीजिए आपने किसी भी चीज की फाउंडेशन अच्छी रख ली, ठीक है, हो सकता है प्रॉब्लम्स हो, आपने उसका फाउंडेशन अच्छा रख लिया। फाउंडेशन अच्छा रखने के बाद आपको जितनी भी ऊपर उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है वो बनती चली जाएगी, उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर एक बार फाउंडेशन गड़बड़ हो गया तो फिर आप आगे कितना भी चीजों को बनाने की कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं जाकर के चीजें कोलैप्स हो जाएंगी। अब यहां पर ये देखने वाली बात है कि जब आप सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, मान लीजिए आप जो भी सब्जेक्ट हैं उनको आप ले लीजिए, तो उसमें जब लेयरिंग का मतलब ये है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक कॉन्सेप्ट्स आपके बढ़ते चले जाते हैं। वही रिसोर्सेज आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, 6 7 में भी आपको हल्का सेगमेंट मिला होगा, और वही चीज आगे इंक्रीज होती चली जाएगी। वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा, वो धीरे धीरे आगे जाते जाएंगे तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ कंबाइन होता जाएगा और बाकी यूएन से कंबाइन होते हुए आपका जो सिलेबस है वो बढ़ जाएगा। तो चीजें वही हैं। वही आपने अपक्षय अपर्दन पढ़ा होगा, जो आपका इरोजन वेदरिंग है, फिर आप उसी में और आगे चले जाएंगे, डेन्यूडेशन होगा, और चीजें इसी हिसाब से बढ़ती चली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर बेसिक्स छोड़ देंगे तो आगे आप कवर नहीं कर पाएंगे, आपको एक बार बेसिक्स फिर भी देखना होगा। तो इसीलिए जो भी सब्जेक्ट है, जो बच्चे क्लास में एक बार पिछड़ने लगते हैं फिर वो आगे एकेडमिक्स में पिछड़ते ही चले जाते हैं, और जो बच्चे एक बार कवर कर लेते हैं तो फिर वो उसके साथ ही अपना पेस मेंटेन कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका पेस पीछे रह गया है तो आप उसे कवर नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके लूप होल्स क्या हैं। वो हर सब्जेक्ट के लिए बराबर लागू होता है। अब हम जब बात करते हैं रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज की बात में हमने अब तक ये पढ़ा था कि जो भी चीज हमारे आसपास है, उपलब्ध है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवीय हो, उसको हम अपने काम में उपयोग में ले आते हैं, तो वो हमारे लिए रिसोर्सेज का काम करता है। ठीक है। अब उसी में इसमें थोड़ा सा इस डेफिनेशन को और मॉडिफाई कर दिया है। कोई भी चीज जो हमारे इस्तेमाल की हो वो रिसोर्स है। अब तक छोटी क्लासेस में ऐसी डेफिनेशन थी, लेकिन अब इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है, वो हम देख सकते हैं। अब इसमें बात किया है एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए ये ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनके साथ ही जो आपका फिजिकल इन्वायरमेंट नेचर है, जो टेक्नोलॉजी है, और इंस्टीट्यूशंस है। इंस्टीट्यूशन का सिंपल सा मतलब है, जब ह्यूमन किसी भी रिसोर्स को गैदर करता है तो उसको एक इंस्टीट्यूशन के फॉर्मेट में बना करके सेल करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि आपने भारी मात्रा में लकड़ी लेकर के आ गए। अब जंगल से वो लकड़ी तो आपके पास आ गई, लेकिन उस लकड़ी को आप सेल कैसे करेंगे, ये आपके लिए एक चैलेंज होगा। तो आप उसको किसी जगह स्टोर करेंगे, तब आप किसी न किसी तरह के इंस्टीट्यूशन को बनाएंगे। आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, किसी इंस्टीट्यूशन को बनाएंगे। तो हर जगह इंस्टीट्यूशन काम आता है, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा निर्मित किया जाता है। जब भी हम फिजिकल इन्वायरमेंट या नेचर की बात करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये मैन मेड है, और जो ये फिजिकल इन्वायरमेंट की बात है ये हम सीधे नेचर से लेते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने जोड़ दी, उसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी, जिसे आप कभी कभी टेक्नोलॉजिया भी कहते हैं। अब जब आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो आज टेक्नोलॉजी है, इसीलिए हम और आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, आप इजीली चीजों को एक्सेस कर पा रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं। इसी क्लास को लेते हुए अगर मैं किसी को देखना चाहूं,
मैं अपने किसी दिल अजीज शख्स को देखना चाहूं तो मैं अपने आसपास देख सकता हूं। हो सकता है वो व्यक्ति मुझसे कई किलोमीटर की दूरी पर बैठा हो, लेकिन मैं फिर भी उस तक अपना एक्सेस बना सकता हूं। उसका एकमात्र रीजन क्या है? टेक्नोलॉजी। कि कोई व्यक्ति मुझसे मीलों दूर है लेकिन मैं उससे कनेक्ट होना चाहता हूं, तो ड्यू टू टेक्नोलॉजी मैं क्लास लेते हुए भी उससे कनेक्ट हो सकता हूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी मल्टीपल एस्पेक्ट्स या मल्टीपल डायमेंशन में काम करते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी में हमको ये देखना होता है कि आपके पास कोई चीज है तो उसको कंज्यूम करने के लिए आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। प्रॉपर टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? मान लीजिए आपने कोई मिनरल धरती से निकाला, आप बेसिकली जमीन से ही निकालते हैं, खोद के आपने कोई मिनरल निकाला। उस मिनरल को निकालने में आपको पता चला 10 रुपए का मिनरल निकाला और 1000 रुपए का खर्चा आ गया। तो जब वो 10 रुपए का मिनरल आपने निकाला वो आपके किसी काम का नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि 1000 रुपए आपने उसको निकालने में खर्च कर दिया। तो टेक्नोलॉजी के साथ सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो टेक्नोलॉजी आपके लिए किफायती होनी चाहिए। अगर वो किफायती नहीं है, सही दाम पर नहीं है, तो फिर उसके होने का कोई मतलब नहीं है। या फिर अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के ही कंटेक्स्ट में, आप देखेंगे कि लोग आजकल एक छोटा सा घर बना के खुश रहते हैं। पहले के जमाने में जब राजा महाराजा थे तो वो बड़े बड़े महल बनवाते थे। यहाँ तक कि जो ईंटों को जोड़ने का काम था वो इंटरलॉकिंग मेथड से करवाते थे। मतलब आप देखेंगे बहुत से ऐसे पुरातन मंदिर हैं जिन्हें अगर आप आज बनाने बैठ जाएं तो बहुत मुश्किल होगा। वो मार्वल है इंजीनियरिंग के, मतलब वो जो इंजीनियरिंग के नमूना है वो अपने आप में एक पीक लेवल पर है। बहुत से मंदिर हैं जिनको काट करके बनाया गया है पत्थर को। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जब हम नॉर्मल दीवार बनवाते हैं अपने घरों की तो हम या तो 4 mm लेते हैं या 9 mm लेते हैं, ज्यादा ले लेंगे 16 की तरफ जाएंगे। ज्यादा मोटी दीवार हम नहीं बनवाते, हम डबल ईंट को रखवा करके उसी में पिलर दे करके छत डलवा देते हैं। सामान्य तौर पे हम यही करते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं किसी भी मॉन्यूमेंट के बनने की तो उनके जो ईंटों का आकार है, अगर आप उसे देखेंगे तो सोचेंगे कि कैसे ये वहां से उठ करके यहाँ पर आया होगा और कैसे इनको बनवाया होगा। तो जब भी हम बात करते हैं सभ्यता और संस्कृति के संदर्भ में, हम थोड़ा और आगे लेकर के जा रहे हैं। सभ्यता और संस्कृति को लेकर के मेरी कुछ लेक्चर सीरीज पड़ी हुई हैं, आप उसे देख सकते हैं। सभ्यता का मतलब है हमारे वो भौतिक ढांचे जो हमारी संस्कृति को तो एक तरफ डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, साथ ही साथ हमारी सभ्यता कैसी है इसको लेकर के उसको अभिव्यक्ति का काम करते हैं। ऐसे में जो भी लोग लंबे समय तक अपने नाम को सुरक्षित रखना चाहते थे, उन्होंने अपने नाम को बढ़ाए रखने के लिए क्या किया? सभ्यता के एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ बनवाया और कालांतर में वही संस्कृति के साथ मिल गया ताकि आने वाली पीढ़ियां उनको जान सकें। वैसे मेरा अमर होने का कोई ऐसा प्लान नहीं है, तो इन जनरल मैं बात कर रहा हूं। जैसे किसी व्यक्ति को की ये चाहत हो कि वो अगले 100 साल तक आने वाली पीढ़ी उसको जाने, तो उसके लिए वो लोग फिर ऐसे काम करते हैं। जैसे राजाओं के संदर्भ में हमने बात की थी कि वो लोग सिक्के चलवाते थे। वो क्या है, उनके प्रभुत्व की बात है कि इतनी दूर तक लोग हमें जानते हैं। ठीक उसी तरह जो लोग चाहते थे कि हमें लंबे समय तक याद रखा जाए, जैसे आप एक बेसिक फर्क देखेंगे, क्योंकि ये फर्क कब आता है? प्रेजेंट टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्पिरिचुअल हैं, यूपी के जो सीएम हैं वो रिलीजियस पर्सन हैं, सेंट हैं, संत हैं। तो यहाँ पर इन लोगों का जो ध्यान है, वैसे हम पॉलिटिकल पार्टी से हमारा मतलब नहीं रहता है, लेकिन एक फिर भी एनालिसिस है कि इन लोगों का जो पूरा ध्यान है वो अपने नाम को स्प्रेड करने को लेकर के नहीं है। जबकि आप कांग्रेस के समय की बात करेंगे तो आप देखिए कि उन्होंने हर चीज अपने नाम पर बनाई थी। हालांकि जब पॉलिसी की बात होती है, ध्यान रखिएगा, जब पॉलिसी की बात होती है तो वो कभी भी किसी व्यक्ति के नाम से नहीं होता है,
वो उसके पद के नाम से चलता है। इसीलिए बहुत सी स्कीम्स हैं जो प्रधानमंत्री के नाम से हैं, मतलब नाम का मतलब उनके नाम से नहीं है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो प्रधानमंत्री की ये योजना, प्रधानमंत्री नाम वो उनके पद का नाम प्रधानमंत्री है, लेकिन अपने नाम से नहीं चलवा रहे हैं। लेकिन अगर यही चीज आप कांग्रेस के समय पे देखेंगे तो आज भी प्रयागराज में आपको आनंद भवन मिलेगा, जो उस समय की स्मृतियों को संजो कर रखता है, जो उस समय नेहरू जी या इंदिरा जी जब रहे होंगे। आप देश भर में हॉस्पिटल्स की सीरीज देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ज्यादातर हॉस्पिटल्स किनके नाम पर हैं, कॉलेजेस किनके नाम पर हैं। मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, या फिर कमला नेहरू हॉस्पिटल हो, या फिर आप इंदिरा गांधी नेशनल, ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली का, वो हो। तो जो उस नाम पर बने हुए हैं वो आने वाली पीढ़ी को भी ये बताते हैं कि उस समय इस दौर में इस नेता के नेतृत्व में ये चीजें हुई थी। जबकि अगर हम बीजेपी के टाइम पे देखें तो बीजेपी में आपको बहुत कम मिलेगा कि किसी ने अपने नाम पर बनवाया। हालांकि होना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां तभी देख पाएंगी कि किसके नाम पर क्या चीजें बनवाई गई हैं। क्योंकि अगर आज हम बात करते हैं मोदी जी की, एक लंबा कार्यकाल है, आने वाले कम से कम 100 साल तक लोग उनको याद रखेंगे, और वर्तमान में भी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए ये एक विशेष अवसर है कि वो इस चीज को ध्यान दें और याद रखें। क्योंकि आज जो चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, बाद में वही चीजें आपके लिए एक याद की तरह रह जाती हैं। आपने एक अच्छा कार्यकाल देश का देखा है तो वो चीजें आपको एक स्मृति में रहनी चाहिए। तो फिर वो चाहे म्यूजियम हो, बिल्डिंग्स हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, वो उनके नाम पर अगर होते हैं तो आने वाले समय में लोग याद रखते हैं। तो बेसिकली ये सभ्यता और संस्कृति का अंतर है। आप जब पार्टी के हिसाब से भी देखेंगे तो आपको अंतर दिखेगा। ऐसा नहीं है कि अटल पेंशन योजना, तो वो जो अटल जी के नाम पे है आज भी लोगों के लिए हेल्प करता है। तो अक्सर लीडर्स के नाम पर चीजें होती हैं जब उनको लॉन्ग टर्म में याद रखना होता है। तो जो सभ्यता और संस्कृति है, दोनों की हम बात कर रहे हैं, तो सभ्यता अगर सही ढंग से निर्मित की जाएगी, जैसे आज सनातन की बात हो रही है, तो अगर सभ्यता को उस ढंग से विकसित किया जाएगा तभी उस हिसाब से संस्कृति का निर्माण होगा। केवल संस्कृति का अगर आप निर्माण कर रहे हैं तो संस्कृति एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। जैसे इस समय हम मिश्रित संस्कृति में जा रहे हैं, एक तरफ से पाश्चात्य का इन्फ्लुएंस है, एक तरफ से इस्लाम धर्म का इन्फ्लुएंस है, एक तरफ से ईसाई धर्म का है, और बीच में हिंदू धर्म है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं, लेकिन आप जब बहुत से राज्यों की राज्यवार सूची देखेंगे तो आप पाएंगे कि हिंदू अल्पसंख्यक है। तो अब इस पर भी मुद्दा उठता है कि क्या उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यक का मतलब है जो संख्या में कम है। अगर किसी राज्य में हिंदू संख्या में कम है तो उनको क्यों नहीं अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट आएंगे। तो संस्कृति को जब बनाना है तो सभ्यता को ठोस करना होगा। अगर सभ्यता ठोस हो गई तो संस्कृति अपने आप ठोस हो जाएगी। और इसीलिए इसी क्रम में ये जो राम मंदिर अयोध्या में बनाया गया था, इसीलिए बना था। जो काशी है, मथुरा है, आने वाले समय में यहाँ भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, और वही हमारी सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म को लेकर के आगे चलते हैं। तो जब हम संसाधन की बात करते हैं तो संसाधन की बात करने में हमें ये पता होता है कि किस ढंग से चीजों को बनाना है। बेसिकली एवरीथिंग available in our environment which can be used to satisfy our needs। तो इसके लिए क्या जरूरत है कि चीजें टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल हों, तकनीक के स्तर पर हमको बराबर से उसमें वहां तक की एक्सेसिबिलिटी मिले। अगर टेक्नोलॉजी है और हम उसको प्रॉपर ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए टेक्नोलॉजी है, हम उससे अच्छे मंदिर नहीं बना पा रहे, जो पुराने समय में जो नक्काशी की गई थी बिल्डिंग्स में ऊपर, अगर हम वैसी नक्काशी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या फायदा है। इकोनॉमिकली फीसिबल, अभी वही चीज बताई थी कि अगर आपको जमीन से कुछ निकालना है और आप पता चला 1000 रुपए लग गया 10 रुपए के सामान के लिए, तो फिर आप उसका क्या करेंगे, सोचने वाली बात है। कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चर के हिसाब से आपको अभी वही जो चीज मैंने आपको सभ्यता और संस्कृति के लिए बताया
कि कोई चीज संसाधन भी तभी है जब वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है। हर पत्थर भगवान नहीं है, लेकिन हर पत्थर में ये क्षमता है कि वो भगवान हो जाए। ध्यान देने वाली बात है, ये हिंदू धर्म की खूबसूरती है। और उसी को रिसोर्स कहा जाता है जब वो कल्चरली भी एक्सेप्ट होना चाहिए। जब हम रिसोर्सेस की बात करते हैं तो उसे हम नेचुरल और ह्यूमन दो में डिवाइड कर देते हैं। नेचुरल जो भी हमको अपने आसपास के एनवायरनमेंट से मिल रहा है वो नेचुरल है, और जब हम बात करते हैं ह्यूमन की तो जो भी ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है वो सबका सब ह्यूमन में आता है। ह्यूमन में बात करते हैं स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो जब हम स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, अगेन वही बात आ गई कि जो हम क्रिएट करते हैं। मान लीजिए हमने कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्रिएट किया तो उसका वही मकसद है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो सिंपल वे में हमें कंट्रोल करना होता है कि इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन जब भी आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो ये था ह्यूमन में। नेचुरल में आते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का सिंपल सा मतलब है जिनको हम बार बार रिन्यू करके यूटिलाइज कर सकते हैं। वो आपका हवा हो सकता है, वो आपका पानी हो सकता है, हालांकि पानी की भी एक सीमित मात्रा है। अगर सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएं तो हमारे पास पीने का पानी नहीं बचेगा। नॉन रिन्यूएबल की हम बात करते हैं तो जो रिसाइक्लेबल है मेटल्स, और जो नॉन रिसाइक्लेबल है फॉसिल्स, क्योंकि फॉसिल्स को बनने में कई बार 1000 साल का समय भी लगता है। तो ऐसे में इसीलिए बहुत सोच समझकर यूटिलाइज करना चाहिए। बायोलॉजिकल की बात करें तो हमारा नेचुरल वेजिटेशन हो गया। जो भी वेजिटेशन है वो वहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से होगा। इसीलिए आप चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखें या किसी भी जगह को देखें, वहाँ की स्थिति अलग होगी। तो जो नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट की बात हो रही है, और वाइल्ड लाइफ। तो जब भी हम बात करते हैं रिसोर्सेस की, तो जो भी हमारे इन्वायरमेंट में चीजें उपलब्ध हैं उनको अगर हम प्रॉपर वे में चेंज कर देते हैं या ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो हम क्या कहते हैं, जब प्रॉपर नेचुरल जो भी टेक्निक है, जो भी इंस्टीट्यूशंस है या जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, उन सबको मिला के जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारा रिसोर्स की कैटेगरी में आता है। ह्यूमन बींग्स खुद में एक रिसोर्स हैं, बशर्ते आप इंसान को उस ढंग से इस्तेमाल करने की ना सोचें। ह्यूमन एक रिसोर्स है, उसको आप बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी को इनहेंस कर सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं, उसको प्रॉपर वे में अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। तो ह्यूमन को यूटिलाइज करने की बजाय ह्यूमन के साथ कोलैबोरेशन करके एक बेटर ऑप्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो डिफरेंट वेज में क्लासिफाई किया जाता है। जब हम ओरिजिन की बात करते हैं कि बेसिकली कोई भी रिसोर्स कहाँ से आया, अधिकांश रिसोर्स तो वही हैं जो हम नेचर से ले रहे हैं। भले ही हम मॉडिफाई करके किसी भी चीज को कुछ भी बना दें, लेकिन ले तो हम लास्टली नेचर से ही रहे हैं। तो यहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक आता है। और जब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ एक्सॉस्टेबिलिटी कि कितने समय में कोई चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि किसी भी देश के जो संसाधन हैं वो उसकी अमूल्य निधि होते हैं और उन संसाधनों के प्रयोग के माध्यम से ही सारी चीजों को मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब ये है कि किसके कंट्रोल में कोई भी रिसोर्स है। जैसे आप किसी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो वो इंडिविजुअल लेवल पर हो सकती है,
लेकिन जब आप किसी रिलीजियस प्लेस की बात करेंगे तो वो किसी कम्युनिटी के पास होगी, किसी ट्रस्ट के पास होगी, किसी पर्सन के पास वो नहीं हो सकती है। जब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो अगेन वही इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। अब जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ऑब्वियस सी बात है, या नेशनल एयरपोर्ट है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, लेकिन ओनरशिप भले हो उनके पास, किसी के पास टेंडर भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हर जगह की सिचुएशन कैसी है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन है तो वहां की सिचुएशन डिफरेंट होगी। और जब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो यहाँ पर पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व, कहने का मतलब कुछ में अभी क्षमता है, मान लीजिए कि इसमें क्षमता है, भविष्य में ये बेहतर काम करेगा या करेगी, या फिर ये संसाधन है जो भविष्य में इस्तेमाल में आ सकता है। मान लीजिए कि जितने भी रत्न हैं, सोना, चांदी, हीरा, मोती, दुनियादारी, सारी चीजों को आप बना लीजिए, और उसके बाद अचानक से आपको कोई नया पत्थर मिलता है। मान लीजिए जैसे नीलम का पत्थर है, लोग हाथ में पहनते हैं। अब मान लीजिए कोई पत्थर आपको मिलता है और वो पत्थर आप उठाते हैं, उस पत्थर को उठाने के बाद आप उसका क्या करेंगे? ये एक ज्यादा बड़ा सवाल होता है। तो एक नया पत्थर आपको मिला, अब आप उसको मिनरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आज तो उस पत्थर की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि मार्केट में उसे कोई नहीं जानता, पर उसमें पोटेंशियल है कि भविष्य में उसे आप मार्केट में रजिस्टर करें और उस हिसाब से चीजों को देख सकें। मतलब एक नया पत्थर आपको समुद्र में मिला, अभी वो मिनरल्स की कैटेगरी में नहीं है, और उस पत्थर को आप क्या करेंगे? कहीं पर ले जाके प्लेस करेंगे और मार्केट में रजिस्टर कराएं, तो हो सकता है भविष्य में वो सबसे कीमती पत्थरों में से एक हो जाए। बेसिकली जो भी पत्थर लोग धारण करते हैं, नीलम है, पन्ना है, या जो भी तरह की चीजें हैं, वो क्या है? वो एक रत्न है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मतलब धरती से निकाला गया है लेकिन उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। तो जितने भी मिनरल्स और रिसोर्स हम जमीन से निकालते हैं वो वैल्यूएबल हैं। जैसे पेट्रोलियम आप समुद्र से निकाल रहे हैं, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि समुद्र से निकाल रहे हैं क्या कीमत, आप उसे समुद्र से निकाल रहे हैं, उसकी कीमत है। वो एक अलग प्रोसेस है कि टैक्स लग के आते 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 उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की। डेवलप्ड स्टॉक्स, डेवलप्ड कौन से हैं? जो पहले से मार्केट में रजिस्टर हैं, आपको जिनका पता है कि सोना ये है, चांदी ये है, हीरा ये है, सोलेटायर ये है, ये ऐसे है, तो उनकी चीजें आपको पहले से मेंशन है। आपको पता है कि लोहा इस काम आ रहा है, स्टील इस काम आ रहा है, कोयला इस काम आ रहा है, इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, आपको सारी चीजें रिसोर्स के कंटेक्स्ट में पता है। और रिजर्व में फिर वही है कि अभी आपके पास है, आप फ्यूचर में उसको यूटिलाइज करेंगे, आप उसे सेव करके रखना चाह रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो रिसोर्स है वो इंपॉर्टेंट होता है। रिसोर्स आप अगर एक परिवार के कंटेक्स्ट में देख लें, आप क्या करते हैं? आप अपने रिसोर्स को इकट्ठा करते हैं, आप ये कैलकुलेट करते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतने एसेट्स हैं, मेरे पास इतनी चीजें हैं, भविष्य में मैं अपना जीवन ऐसे चलाऊंगा या ऐसे रहना चाहता हूँ, मेरी फैमिली ऐसे रहेगी, और आप एक तरह की प्लानिंग करते हैं। ये प्लानिंग आप किस आधार पर कर रहे हैं? ये प्लानिंग आप कर रहे हैं कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं और आने वाले समय में कितने रिसोर्सेज हो सकते हैं, क्योंकि उसी के आधार पे आपकी लाइफस्टाइल तय होगी। और लाइफस्टाइल से ज्यादा आपका जो बेसिक ह्यूमन सर्वाइवल है वो उसी से तय होगा। तो ठीक उसी तरह जैसे मैं माइक्रो से मैक्रो की बात करता हूं, जब हम राष्ट्र के संदर्भ में बात करेंगे तो एक राष्ट्र के पास जो संसाधन है उससे ये तय होगा कि आगे चीजें जीवन में कैसी रहेंगी। सिंपल वे में आपके पास जो रिसोर्स है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले भी मैंने कहा था कि जब भी आप ये सोचते हैं कि एक प्रदेश का विकास या फिर एक देश का विकास, वो तभी तय हो पाता है जब वहां पर आपको रिसोर्सेस पता हो, रिसोर्सेस के अलावा अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू पता हो, उन रेवेन्यू के आधार पर आप किस तरह के प्लान्स बनाएंगे आपको वो पता हो, तब आप पूरा एक प्लान बना पाते हैं, एक मैप बना पाते हैं। क्योंकि जिन जगहों पर आपको रेवेन्यू नहीं मिल रहा वहां से आपको रेवेन्यू लाना है। इन सिंपल वे अगर आप गवर्नमेंट के टर्म्स में बात करें तो कोई स्टेट है
वहां पे अगर आप यूपी की ही बात करें, एमपी की ही बात करें, अगर आप आइडेंटिफाई करने उतरेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं करना, किसी भी यूनिवर्सिटी के 5 प्रोफेसर उठा लीजिए और उनको कह दीजिए कि इसमें एक डिटेल पूरा एनालिसिस बना के दे दें, और आपने एक रैंडम वे में, एक रैंडम नहीं एनालिटिकल वे में ये बना लिया कि कितने जगह ऐसी हैं जहां पर टूरिज्म के स्पॉट हो सकते हैं, और जो टूरिज्म के स्पॉट आपने सारे जब आइडेंटिफाई कर लिए, उसको एनालिसिस में ले आए आप, प्रॉपर आपने उसकी चीजें कर ली, इंजीनियर से मिलके बात कर लिया कि यहाँ पर क्या 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 फैसिलिटीज हो सकती हैं, अगले 2 3 4 5 10 साल में आपने उसका पूरा माइंड मैप और रोड मैप बना दिया। ये पूरा का पूरा यूपी का टूरिज्म है जो बेटर हो जाएगा, इससे इतना रेवेन्यू हमें जनरेट होगा, इतना एक्सपेंडिचर तो लगेगा लेकिन पूरा इतना रेवेन्यू हम लेकर के आ जाएंगे। तो वो एक पूरा टैक्टिकल मैप होता है, खैर वो पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा है, वो यहाँ का हिस्सा है नहीं। तो जब आप रिसोर्स की बात करते हैं तो एक कंट्री ऐसे ही काम करती है, प्रॉपर बजट बनता है, प्रॉपर चीजें होती हैं, ये देखना होता है। जैसे आप अपना घर चलाते हैं कि आपके पास इतनी इनकम है, इतनी एक्सपेंडिचर है, ये आपके रिसोर्सेज हैं, इतने आपके पास हैं, भविष्य में आप इतना एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, इन इन चीजों की आपको जरूरत है। तो ठीक वैसे एक नेशन के कंटेक्स्ट में भी प्रॉपर बजट बनता है, और फिर उसी में करप्शन जैसी चीजें या अदर चीजें आकर कहीं ना कहीं चीजों को डिस्टर्ब करती हैं, और फिर इसीलिए उसमें भूमिका आती है एक अच्छी सरकार की, जो शासन से सुशासन की ओर जाने की बात करती है, गवर्नमेंट से गवर्नेंस। हम काफी हद तक गवर्नमेंट से गवर्नेंस पे आ गए हैं, लाल फीताशाही से मुक्ति मिली है, लेकिन पूरी तरह अभी नहीं मिल पाई है। अभी भी जो वर्तमान सरकार है उसने जो एक वीआईपी स्टेटस था उसको हटाया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक मानसिकता है वो अभी भी औपनिवेशिक काल की है। जनता की सेवा की बजाय जो आपकी स्थायी कार्यपालिका है वहां पर उतनी सर्विसेज नहीं मिल पाती जिसकी जरूरत है। हालांकि जनता दरबार होता है, जन शिकायत होता है, समाधान होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग, एक वर्ग है जो परेशान रहता है, अगर उसे भी मुक्ति मिल पाए तो शायद समाज और बेहतर हो पाएगा। तो जब हम रिसोर्सेस की बात करते हैं तो इन सारे रिसोर्सेस के बारे में हमें पता होना चाहिए, एक परसेप्शन होना चाहिए कि इस रिसोर्स से क्या होता है। मैं पढ़ाने को ये चैप्टर आपको ऐसे पढ़ा सकता हूँ कि ये रिन्यूएबल है, ये नॉन रिन्यूएबल है, ये ऐसे होता है, ये यहाँ यूटिलाइज होता है, मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक परसेप्शन बिल्ड करने का मतलब ये है कि आपके पास एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होना चाहिए, और आप ये समझ पाए कि हमारे आसपास सोसाइटी, कल्चर, नेशन, ये सारी चीजें कैसे काम कर रही हैं। आप उतना वेट ना करें कि आपको कोई आएगा समझाएगा, यहाँ कोई कुछ नहीं समझाएगा, ये लाइफ है, यहाँ के सारे मेजर डिसीजंस आपको लेने होते हैं। अगर डिसीजन सही जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई ताली नहीं बजाएगा, और अगर खराब जाता है तो फिर सब ताली बजाएंगे। ये बेसिक एक सोसाइटी का रूल है। तो अगर ताली नहीं बज रही तो खुश हो जाइए, पर अगर ज्यादा तालियां बज रही हैं समझ जाइए कुछ आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तो सोसाइटी ऐसे ही काम करती है। तो ह्यूमन के जो सर्वाइवल के लिए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेस की ज्यादा जरूरत होती है, और ये बिलीव किया जाता है कि रिसोर्सेस फ्री गिफ्ट्स हैं नेचर के। हालांकि हम ऐसा बिलीव करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें, अगर हम रिसोर्स को डिस्टर्ब करेंगे तो उसके लिए हमें फिर हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा बाद में। किसी भी चीज को खराब करना बहुत आसान है, 2 मिनट लगता है, आप गुस्से में खराब कर सकते हैं, लेकिन जब आप उन चीजों को बनाने में आते हैं तो फिर उसको बनाने में बड़ा समय लगता है, कई बार सालों का समय लग जाता है। इसीलिए हड़बड़ी में चीजें खराब करने की बजाय पेशेंटली चीजों को संभालना चाहिए, और वही चीज इन्वायरमेंट के साथ है, क्योंकि अगर आप पेशेंटली इन्वायरमेंट को नहीं संभाल रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आसपास तो इन्वायरमेंट है, यहाँ से वहां तक पेड़ है, कोई बात नहीं, सारे पेड़ निपटा देते हैं, और जब आप सारे पेड़ काट देंगे तो उसके बाद बचेगा क्या? जंगल, मतलब सॉरी जंगल कह रहा हूँ, उसके बाद क्या बचेगा? बैरन लैंड। जब वो खाली जमीन है फिर आप बिल्डिंग भले बना लीजिए, लेकिन जो आपने इन्वायरमेंट गंवा दिया उसकी रिकवरी नहीं होगी। एक पेड़ को बड़े होने में कम से कम 20 या 30 साल लगता है। आप फोटो ही देख सकते हैं मोबाइल की, उससे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उससे आपको छाया नहीं मिलेगी। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि हम बहुत हार्शली, बहुत क्रुएल्टी के साथ
अपने आसपास के एनिमल्स को, उनकी लाइफ साइकिल को और पूरे वेजिटेशन को कहीं ना कहीं नष्ट करने का काम कर रहे हैं। पहले गौरैया देखने को मिलती थी, अब बहुत कम मिलेगी आपको ग्रामीण क्षेत्र में। पहले चिड़िया हमारे घरों पर आकर बैठती थी, अब बहुत कम जगहों पर ऐसा है कि चिड़िया आकर के बैठती है, क्योंकि कहीं दाना पानी नहीं मिलता, कहीं आसपास का इन्वायरमेंट वैसा नहीं है। अब आधे से ज़्यादा शहरों में टावर्स लग गए हैं, हर घर में अब आजकल इंटरनेट के लिए आपको केबल्स चाहिए। तो ये जो पूरा जंजाल फैला है, इसने सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर पशुओं के जीवन को प्रभावित किया है। हाल ही में दिल्ली में भी आपने देखा होगा, हालांकि बाद में डिसीजन चेंज हुआ उसके लिए कि सारे जितने भी डॉग्स हैं उनको हटाया जाए। तो हमें ये समझना होगा कि जानवर हमारी तरफ नहीं आ रहे, हम उनके हैबिटेट में घुसते चले जा रहे हैं। नदियां हमारे घरों की तरफ नहीं आ रही, हम उनके रास्ते में जाकर के अपना घर बसा ले रहे हैं। तो जब भी हम इस तरह के काम करेंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हर तरह के रिसोर्स को लेकर के बात कर रहा है कि लगातार हमारे रिसोर्स जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। जिसका मेन रीजन क्या है? ह्यूमन की ग्रीड, हमारी जो इंडिविजुअल की ग्रीड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और जब हम में भूख ज्यादा बढ़ेगी तो हम ऑब्वियसली चीजों को खराब करेंगे, और वही हम कर रहे हैं। बिल्डिंग्स बनाने के नाम पर, हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने के नाम पर, हमें ऐसे रहना चाहिए कि हम प्रकृति के ही बीच रहते हैं, और हमने ऐसी स्थिति बना दी कि प्रकृति हमारे बीच रहती है। तो प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा हमारे बीच में है। पूरे बड़े से शहर में एक छोटा सा 2-3 पार्क बना देने से फिर क्या होगा? तो ये सोचने वाली बात है। जो एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो गिने चुने हाथों में है। जिससे जो सोसाइटी है वो डिवाइड हो रही है, किसमें? गरीबों में और अमीरों में। जो रिसोर्सेज का सेंट्रलाइजेशन है वो चुनिंदा हाथों में आ रहा है। तो जब चुनिंदा हाथों में रिसोर्स आएगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होगी कि जो अमीर है वो तो अपने सारे काम कर लेगा, लेकिन जो गरीब है वो क्या करेगा? जब एयर पोल्यूशन बढ़ेगी तो अमीर तो अपने घर में एयर प्यूरिफायर लेकर के आ जाएगा। जब गर्मी बाहर टेम्परेचर बढ़ेगा तो अमीर एसी लगा लेगा। जब बाहर ठंडी बढ़ेगी तो वो अपने घर में रूम हीटर लगा लेगा। तो उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे कि वही इन्वायरमेंट को खराब करेगा। इन्वायरमेंट खराब करके ही अमीर हुआ और अपने आप को बचा लेगा, प्रोटेक्ट करेगा एक लेवल तक। जब एक लेवल बाईपास होगा, आप किसी भी चीज को एक लेवल तक संभाल सकते हैं, अगर वो लेवल क्रॉस कर जाएगा तो फिर आप उस चीज को नहीं संभाल सकते। वो चीज खराब होनी ही है, आप उसे नहीं बचा पाएंगे। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो गरीब है उसके फेफड़े खराब हो रहे हैं, उसे काम करना है। जो लेबर क्लास है, आप सबसे ज्यादा कहाँ देखेंगे? कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए अपनी गाइडलाइंस होती हैं कि ये गाइडलाइंस है, इसके हिसाब से काम होगा। लेकिन जब आप वहां देखेंगे तो उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता है। और जितने भी कोयला के खदान में काम करने वाले श्रमिक हैं, या धूल के बीच में काम करने वाले लोग हैं, या ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन्हें सबसे ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का सामना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और क्योंकि वहां सुविधा उस स्तर पर नहीं है तो कहीं ना कहीं समस्या को देखने को मिलती है। जो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो कहाँ जा रहा है? इकोलॉजिकल क्राइसिस की तरफ लेकर के जा रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन। तो ऐसा नहीं है कि जब आप रिसोर्स को अननेसेसरी उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं तो केवल एक चीज खराब हो रही है, यहाँ पर लैंड भी पूरी तरह से डैमेज हो रही है, आपका एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन उसी में आएगा। तो सारी चीजें अगर आप मिला लें, वाटर भी पोल्यूट हो रहा है। तो डे टू डे लाइफ में जब आपको चीजों को इस्तेमाल करना होगा तो आप कैसे मैनेज करेंगे? इसीलिए फिर कॉन्सेप्ट आता है किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि अब तक जितनी भी विसंगतियां पैदा की गई वो यही कहकर के की गई कि हम तो विकास कर रहे हैं, हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं।
तो डेवलपमेंट के नाम पर अगर हमें बिल्डिंग्स बनानी है तो 1000 पेड़ हमको काटने होंगे, हमें कुछ करना है तो उसके आधार पर चीजों को उस हिसाब से करना होगा। तो अगर आप पेड़ काट देंगे, आप नदियों को प्रदूषित कर देंगे, कहीं कोई घूमने भी जाता है पहाड़ों में तो वो अपनी जो वहां के आसपास की जो चीजें हैं, गंदगी है, वहीं छोड़कर चले आते हैं। समुद्र में लगातार प्लास्टिक इकट्ठा होता चला जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक रिसोर्स की बात जैसे हम करते हैं, मान लीजिए कि हमारा अर्थ है, तो जब रिसोर्स लिमिटेड है तो रिसोर्स लिमिटेड होने के साथ साथ उसमें जो आपके कंपोनेंट्स हैं, मान लीजिए प्लास्टिक है, वो खराब हो जाता, मतलब प्लास्टिक पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होती, तब आप चाहे उसको जलाएंगे तो पोल्यूशन होगा, आप उसको गाड़ देंगे जमीन में तो पोल्यूशन होगा, और अगर आपने उसे छोड़ दिया वो जाके समुद्र में जाएगी, समुद्र में इकट्ठा होगा, वहां के जो जनजीवन है उसको प्रभावित करेगा, जो आपके एक्वाटिक जो भी सी एनिमल्स हैं उनको कहीं ना कहीं डैमेज करेगा। ये जो माइक्रो प्लास्टिक है, धीरे धीरे लोग क्या है डेली यूज में प्लास्टिक बॉटल यूज करते हैं, तो उसके वो भी आपके हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। इसीलिए लंबे समय से बातचीत चल रही है कि प्लास्टिक को रिमूव किया जा सके, लेकिन पूरी तरह अभी रिमूव नहीं किया जा सका है। Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment. जब भी इकोनॉमी के टर्म्स में बात होती है, हम यही तो तर्क देते हैं कि क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है, तो उस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दूसरे देशों से कंपैरिजन के लिए हमें इन्वायरमेंट का कॉस्ट पे करना होगा। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए कॉस्ट पे करने की जरूरत है। अगर आप इस ढंग से डेवलपमेंट करें कि आप डेवलप भी होते रहें और जो रिसोर्सेज हैं वो भी सुरक्षित रहें, और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी लगातार सारी फैसिलिटीज मिलती रहें। और साथ ही जब डेवलपमेंट की बात होती है तो जो हमारा प्रेजेंट है, ऐसा ना हो कि हम डेवलपमेंट ही ना करें, लेकिन हम इस सिचुएशन पे ना चले जाएं कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके जो हित हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएं। हमें उनका भी ध्यान रखना है, इस ढंग से विकास किया जाए कि हम भी विकसित हों लेकिन आने वाले समय के लिए भी रिसोर्सेस बचे रहें। इस क्रम में अक्सर आपको एक एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता होगा, उस एडवर्टाइजमेंट में आप देखते होंगे हमेशा कहा जाता था कि रेड लाइट पे अपनी जो गाड़ी है उसे बंद कर दें, इग्निशन को ऑफ कर दें, जिससे पेट्रोल बचे। वो क्यों कहा जाता था? ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी उस पेट्रोल का लाभ ले सके। जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो लिमिटेड हैं, ऐसा नहीं है कि आप उनका अनलिमिटेड यूटिलाइजेशन करते चले जाएंगे और वो कभी खत्म नहीं होंगे। अब हम बात कर रहे हैं रियो डी जेनेरो की अर्थ समिट। ठीक है, अक्सर बात होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, इस पर मैंने शायद डिस्कशन किया है किसी क्लास में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मतलब ये है कि जिसको लगता है इस चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो वो अपनी कंट्री में एक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, वहां एक बिल्डिंग बनाएंगे, एक एसोसिएशन बनाएंगे, नंबर ऑफ कंट्रीज को मैसेज रिले किया जाएगा। इसको राष्ट्राध्यक्ष के माध्यम से, या तो वो राष्ट्रपति के माध्यम से जाएगा या प्रधानमंत्री महोदय के माध्यम से जाएगा, वहां से मैसेज रिले होता है दूसरे देशों को कि हमने इस एसोसिएशन की स्थापना की है, हमने वैश्विक बंधुत्व के भाव से, मतलब हम ग्लोबल ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा जब विवेकानंद ने कहा था कि सभी अमेरिकी मेरे भाई बहन हैं, तो वहां पर पूरा अमेरिका अभिभूत हो गया था सिर्फ इसी बात को लेकर के। तो जब हम ग्लोबल ब्रदरहुड की बात करते हैं, क्योंकि इस समय वर्तमान में चाहे वैमनस्य हो, तनाव हो, आतंकवाद हो, सब कुछ अपनी चरम अवस्था पर है, उसको रोकने के लिए, समाज में शांति की स्थापना के लिए कहीं ना कहीं एक संघ की जरूरत होती है, और उस संघ के माध्यम से
जहां पर हम सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक करते हैं और अपने यहाँ बुलाने का सामर्थ्य रखते हैं कि हम यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, आपको अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखनी है। अगर वो पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की बात हो, वो रशिया से कॉन्फ्लिक्ट की बात हो, वो इकोनॉमिक बिजनेस की बात हो, आप अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। हम पीस को स्टेब्लिश करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस को भी चैलेंज करने की ताकत होनी चाहिए। तो हालांकि ये एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में आप एसोसिएशन को बनाते हैं, उस एसोसिएशन को बनाने के बाद आप अलग अलग देश के लोगों को बुलाते हैं। जैसे जिसके एसोसिएशन की मैं बात कर रहा हूं, ये मैंने एसोसिएशन बनाने का तरीका बताया है कि हम ऐसे बना सकते हैं। जनरली इस ढंग से इंटरनेशनल में लोग बनाते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में। अब बात यह है कि जो देश ताकतवर होगा, जो देश पहल करने की क्षमता रखता होगा, वो आगे बढ़ के काम करेगा। अब ऐसे में जितने भी इंटरनेशनल कमिटीज हैं, सोसाइटीज हैं, एसोसिएशंस हैं, सब के सब वेस्टर्न में हैं। कभी आपने सोचा कि सारी चीजें वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों हैं? वो वेस्टर्न कंट्रीज में इसलिए हैं क्योंकि वहां के लोगों ने अपने आप को हमसे आगे माना। वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमी बेहतर बनाई। इकोनॉमी बेहतर बनाने के बावजूद उन्होंने एक लेवल ऑफ क्रिएटिविटी और इनोवेशन के तहत उन चीजों को ऑक्युपाई किया और चीजों को बनाया। जैसे आज हम इंटरनेट यूटिलाइज करके खुश हो जा रहे हैं कि हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब उसने बनाया तो उसका विजन इतना आगे था कि आने वाले समय में मैं सबको कैप्चर करूंगा। जब 2016 में शायद सन देखना पड़ेगा, जियो कंपनी जब आई तो उसको ये पता था कि वो मार्केट में उतर रही है तो सारे प्लेयर्स अपने आप हट जाएंगे। वो उस मॉडल के साथ ही आई कि उन्होंने फ्री पहले सबको सिम बांटा, उसके बाद मार्केट कैप्चर किया, मोनोपोली क्रिएट की। जहां मोनोपोली क्रिएट हो गई, फिर सामने वाले को सुनना पड़ेगा क्योंकि अब लोगों के पास ऑप्शन नहीं बना। यही चीज इंटरनेशनल एक्सपोर्ट में होता है, यही चीज इंटरनेशनल ट्रेड में होती है। इसीलिए लगातार आप सुन रहे होंगे मोदी जी स्वदेशी की बात कर रहे हैं, स्वदेशी अपनाओ। वो स्वदेशी अपनाने को क्यों कह रहे हैं? इसीलिए क्योंकि उनको इस बात की महत्ता पता चल चुकी है। उनके पास इस बात का विजन है, मिशन है कि आने वाले समय में अगर भारत खुद पर आत्मनिर्भर नहीं होगा तो उसे दूसरे देशों के आगे दबना पड़ेगा। तो जो ये रिसोर्सेज हैं, अगर हम इनको प्रॉपरली ऑक्युपाई करें, इनको लेकर के आगे बढ़ें, तभी पॉसिबिलिटी है कि हम सही से काम कर पाएंगे और पॉलिसीज उस हिसाब से मैनेज कर पाएंगे। तो जब हम बात करते हैं रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 की, जून 1992 में लगभग 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो। ये जेनेरियो जगह का नाम है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील की जगह है। अभी मैंने जो चीज बताया था कि एसोसिएशन की स्थापना आम आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए आप ड्राफ्ट भेज सकते हैं, ऊपर बैठे जो शीर्षस्थ नेता हैं वो कर सकते हैं, उनके नाम से चीजें जा सकती हैं। तो जो 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं, मैंने पहले भी कहा था कि जो देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्हीं के हाथ में होता है। तो ये कहां पर 1992 में जून में जो 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स थे वो सबके सब ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में मिले। किस लिए? इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए। और ये इंटरनेशनल अर्थ समिट क्या था कि अब पृथ्वी को बचाना है। सोचने वाली बात है कि उन्हीं को सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो विकसित देश थे उनका जो कंजम्पशन का लेवल था वो काफी ज्यादा था। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज थी उनका कंजम्पशन का लेवल काफी ज्यादा था, और जब वो कंज्यूम ज्यादा कर रहे थे तो उनको पता था कि रिसोर्सेस डिप्लीट हो रहे हैं, और जब रिसोर्स डिप्लीट होंगे तो उसकी वजह से हमको सभी पूरे विश्व को मिला करके इस तरह की योजना बनानी पड़ेगी कि हम पूरे इन्वायरमेंट को सेव कर सकें। यहाँ तक कि कार्बन क्रेडिट की फैसिलिटी भी होती है कि आपने ज्यादा पेड़ उगाए, ज्यादा चीजें हैं तो आप ट्रांसफर कर दीजिए, वो कॉन्सेप्ट अभी नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब हम बात करते हैं कि एक जगह का इन्वायरमेंट है वो केवल उसी जगह नहीं रहेगा, आपके जो बादल हैं वो आसमान में चल रहे हैं। वो कभी कभी कहते हैं ना कि हवाओं से कहना
कि उसे मेरा पैगाम दे दे, क्योंकि आपको पता है कि जब बादल आसमान में होंगे तो वो यहाँ से महाराष्ट्र की तरफ भी जाएंगे, वो यहाँ से गुजरात भी जाएंगे, वो यहाँ से बे ऑफ बंगाल की तरफ भी मूवमेंट करेंगे। वो फिर एयर कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कहाँ से कहाँ को आपके बादल मूवमेंट कर रहे हैं। वो आपके अरब देश में भी जाएंगे और होते हुए उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तक भी जाएंगे। तो अगर पोल्यूशन वहां भी क्रिएट हो रहा है तो वो पोल्यूशन मूवमेंट करते हुए हमारे पास तक आएगा। उसके लिए फिर हम पूरा मानसून पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे बादल मूवमेंट करते हैं और किस हिसाब से आपकी बारिश होती है। तो अगर एक जगह इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट किया जाएगा और ग्लेशियर पिघलेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसकी वजह से जो पानी बढ़ेगा वो चाहे अफ्रीका के तटवर्ती देश हों, चाहे वो भारत के दक्षिणी हिस्से के देश हों, सब के सब प्रभावित होंगे, और वो चाहे चाइना और साउथ कोरिया के आसपास के देश हों। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कहीं पर भी कोई घटना होती है तो उसका जो प्रभाव है वैश्विक स्तर पर आएगा। वो चीज उन्होंने भांप ली थी, इसीलिए 1992 में इंटरनेशनल अर्थ समिट किया था। ये समिट हुआ ही इसीलिए था कि जो भी अर्जेंट प्रॉब्लम्स हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का क्या मतलब है भाई, जब धुआं उड़ाए चले जाओगे तो अल्टीमेटली जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है। और अगर आप एक कंपैरिजन करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन की, तो इंडिया का जितना 16-17 आदमी मिलके, मतलब अमेरिका का एक आदमी उतना कंज्यूम करता है जितना इंडिया के 16-17 लोग कंज्यूम करते हैं। तो ये जो रिसोर्स का डिफरेंशिएशन है वो इसीलिए आ रहा है, तो ये समझने वाली बात है। उसके बाद हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किस लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब सिंपल सा है कि सोशल एस्पेक्ट में और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा असर सोसाइटी पर ही पड़ता है। अभी जो हमने बात की थी कि रिच क्लास और पुअर क्लास, तो रिच क्लास तो अपने को सेव कर लेगा, लेकिन पुअर क्लास पर इम्पैक्ट ज्यादा होगा। दूसरा, रिच क्लास के पास अपने घर हैं, अपनी जगह है रहने के लिए, लेकिन जो देश की पुअर क्लास है वो कहीं रोड पर सोने के लिए मजबूर है। तब आप क्या करेंगे? अगर वो गंदी परिस्थितियों में रह रहे हैं, आसपास नाली बजा रही है, परिस्थितियां बुरी हैं, तो वो क्या करेंगे? तो सबसे पहले उन्हीं का जीवन प्रभावित होगा। तो सोशल एस्पेक्ट में भी क्लैरिटी देना होगा। उसके बाद इकोनॉमिक एस्पेक्ट में कि ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के हाथ में पैसा सेंट्रलाइज हो जाए इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, तो उसको भी देखना होगा। जो भी लीडर्स थे, जो लोग सब के सब इकट्ठा हुए थे, उन्होंने इकट्ठा होने के बाद क्या किया, एक डिक्लेरेशन किया ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर के। किस पे था? ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। अब इनको ग्लोबल लेवल की याद आई। पहले जब इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ने पोल्यूशन बढ़ाया तो इन्होंने इस कदर बढ़ा दिया, तब इनका ध्यान नहीं गया, लेकिन अब इनका ध्यान चला गया। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अगेन वही चीज कि अगर आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो सारी चीजों को आप खराब बहुत जल्दी करेंगे। साथ ही जो रियो कन्वेंशन था उसने एंडोर्स किया ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स और एडॉप्ट किया एजेंडा 21। ये क्या था? एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है 21st सेंचुरी में। अब हम फिर से वही बात आ गई, एजेंडा 21 क्यों उठाया गया? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे लाया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों आया? क्योंकि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होना शुरू हुआ और लोगों को ये पता चला कि रिसोर्स लिमिटेड हैं, अगर रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो फिर वहीं से एजेंडा 21 शुरू हो गया। अब एजेंडा 21 क्या है? ये भी एक डिक्लेरेशन है। अभी मैंने पिछली क्लासेस में यही बोला था कि जो भी आइडिया ओन करता है, उस आइडिया को ओन करने वाले व्यक्ति के पास ही उस चीज का विजन होता है, मिशन होता है, और वो आगे तक की चीजों को मैनेज कर सकता है, क्योंकि आइडिया उसने ओन किया। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत से आइडियाज ओन किए। आज आप टाइम की बात करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, जो भी है, टाइम कहाँ से आया? आपके टाइम जोन भी ब्रिटेन ने तय किए थे। हालांकि वो चेंज नहीं हो सकते, उसके लिए पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। लेकिन वर्ल्ड की जो चीजें हैं, जो भी बड़ी बड़ी चीजें हैं,
अगर फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर तय करेगा तो फिर वो अपने हिसाब से चीजों को चलाएगा। ये समझने वाली बात है। तो खैर चीजें चेंज होंगी धीरे धीरे। तो ये डिक्लेरेशन साइन हुआ कब? 1992 में, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अगेन वही बात आ गई कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस है, यूएनसीईडी। अभी जो बात मैंने एसोसिएशन के एस्टेब्लिशमेंट की थी, यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि जो भी एसोसिएशन को एस्टेब्लिश करने की बात होती है, सारे के सारे तो विदेशियों ने किए हैं, मतलब सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ने किया है। जब इनिशिएशन ही नहीं लिया, अब यहां समझने वाली बात है, एक हो गए विकसित देश, तो विकसित देशों को थोड़ा अलग कर लीजिए। अब जरूरत क्या है कि विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन आगे आता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जब भी एक लीडर आगे आएगा, बिना लीडर के आगे आए काम नहीं होगा, तो वो लीडर के तौर पर एक देश चाहिए, व्यक्ति नहीं चाहिए। यहाँ व्यक्ति की बात नहीं हो रही, एक देश चाहिए। जब एक ऐसा देश आगे आए, चाहे वो भारत हो या कोई भी हो, जब भारत जैसा देश ही आगे आए जो डेवलपिंग नेशन और अंडर डेवलप्ड नेशंस को आगे ले जाकर अलग अलग संस्थाओं की स्थापना करे, तब पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा। यहां समझिएगा, जो 1945 के बाद जब विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया गया, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट की अवधारणा है, देश में तो सरकार है ही है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन जब वैश्विक सरकार की बात आती है तो वहां संतुलन में क्यों नहीं हिस्सेदारी है? क्योंकि वहां उस तरह से चीजों को बनाया ही नहीं गया, क्योंकि उस स्तर पर चीजों को लेकर के गए ही नहीं कभी। सवाल तो तब है कि यूएसए अपने को सबसे ताकतवर देश मानता है और उसको चुनौती देने के लिए कोई दूसरा प्रतिपक्ष यहां से खड़ा हो जाए। सवाल तो वहां पर है, जैसे यूएसएसआर ने अपने को खड़ा किया था, उसने कैसे खड़ा किया था? उसने इकोनॉमी को चुना था। जहां जिन देशों में यूरो चलते थे, एक तरफ डॉलर था, एक तरफ यूरो था, डॉलर और यूरो में लंबे समय तक लड़ाई चली। हालांकि यूएसएसआर के विघटन के बाद भी रूस काफी ताकतवर था, और आज ये जो लड़ाई करवा दी गई, हुई नहीं। हमेशा याद रखिएगा, दो लोगों के बीच जब भी रिश्ता खराब होता है, कोई तीसरा होता है बीच में, आपको उस तीसरे को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और वही हुआ, क्योंकि रशिया ये समझ नहीं पाया, वो यूक्रेन से जब भिड़ा तो पीछे से अमेरिका ने बैक सपोर्ट किया, और अमेरिका ही नहीं है पीछे, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, वो भी सपोर्ट करते हैं। उनका वही वाला हाल है जो आपके रिश्तेदारों का हाल होता है। सॉरी, किसी को बुरा लग सकता है। बात यह है कि वो सेम कॉन्टिनेंट पे हैं, और वो नहीं चाहेंगे कि सेम कॉन्टिनेंट में रहते हुए जो रशिया है वो डेवलप हो जाए। तो उसकी करेंसी नीचे आ गई, उसकी इकोनॉमी पीछे चले गई। कुछ समय के युद्ध के लिए भारत जैसे समझदार देश है, उसने युद्ध में पार्टिसिपेशन किया ही नहीं। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ता है, भारत युद्ध में नहीं जाता। भारत की अपनी रणनीति तय है कि पहला हमला हम करेंगे नहीं, तुम करोगे तो बचोगे नहीं। सिंपल सी रणनीति है। फर्स्ट वॉर की कोई पॉलिसी नहीं है कि हम है ही नहीं, देख लो। और फिर उसके बाद जब होता है कुछ भी, तो शीर्ष कमान में बैठे लोग हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है। ये एम करता है किस चीज के लिए? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के बात करता है। ये एजेंडा है कॉम्बैट करने के लिए इन्वायरमेंटल डैमेज, ये कई चीजों को लेकर के चल रहा है। इन्वायरमेंटल डैमेज की बात कर रहा है, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। तो जब डिजीज की भी बात होती है तो उसके लिए आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है। अगेन फिर वही बात, सब कुछ उन्हीं के नाम पे है, हम तो खाली देख रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल डैमेज से कॉम्बैट करने के लिए, पॉवर्टी से लड़ने के लिए, क्योंकि हम सिर्फ इन्वायरमेंट की बात नहीं करते, इन्वायरमेंट अपने साथ कई तरह की चीजें लेकर के आता है, और इन्वायरमेंट जिस भी वर्ग को इम्पैक्ट करेगा वो अल्टीमेटली घूम के सरकार के ऊपर बोझ बन जाएंगे। अगर गरीब तबका भी परेशान है तो वो किसके पास जाएगा? वापस से सरकार के ऊपर ही तो बोझ आएगा। सरकार को कैसे लोग चाहिए? जब देश की जो जनसंख्या है वो इस तरह से हो, जो पॉपुलेशन का ट्रांजिशन है वो इस तरह से हो कि सारे लोग या अधिकांश लोग कार्यशील जनता में आते हों,
जो इकोनॉमी में योगदान करें जिससे कि देश आगे बढ़े। इसीलिए बात होती है कि 50% मेन और 50% वुमेन जब साथ काम करेंगे तो देश की इकोनॉमी और बूस्ट होगी। तो अल्टीमेटली ये समझने वाली बात है। तो पॉवर्टी को, इन्वायरमेंट हर चीज से कनेक्टेड है, सोशल एस्पेक्ट से है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से है, हर चीज से। जैसे वही बात है कि अगर एक घर का बच्चा बीमार रहने लगे तो पिता पे बोझ आएगा, और अगर एक देश में लोग बीमार रहने लगे तो वो देश के मुखिया पर बोझ आएगा। देश के मुखिया कौन? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपका पूरा ये प्रधानमंत्री जो कार्यालय है, उसके बाद आपका मंत्री परिषद हो गया, पूरा संसद हो गया, उसके बाद नीचे तक आते चले जाइए। तो अल्टीमेटली तो देश के संसाधनों पर ही भार बढ़ेगा। चाहे आप कान ऐसे पकड़िए, घुमा के ऐसे पकड़िए या ऐसे पकड़ लीजिए, सारी चीजें एक ही जानी है। एनीवेज, तो जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये हर एस्पेक्ट में कनेक्टेड होता है, सोसाइटी के एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, बाकी हर तरह के एस्पेक्ट में कनेक्टेड होता है। साथ ही जो म्यूचुअल नीड्स है और शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्योंकि अब सारे नेशन एक साथ आ रहे हैं तो उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक सहभागिता है। आपस में वो ये तय करेंगे कि किस हद तक चीज़ों को कंट्रोल करना है, आगे के लिए गाइडलाइंस बनेंगी, पॉलिसीज बनेंगी कि किस तरह से वो अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इनका एक मेजर ऑब्जेक्टिव था एजेंडा 21 का कि एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। तो जब एजेंडा 21 की बात है कि आप अपने जो भी एरिया है, लोकेलिटी है, उसमें अपनी चीज़ों को पहले ये तय करें कि वहाँ पर किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आप आगे देखें कि क्या होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम्स नहीं पता तो आप सोल्यूशंस कहाँ से लाएंगे। पहली चीज तो है प्रॉब्लम्स का पता होना, और फिर उसका एक्नॉलेजमेंट होना, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन ढूंढना, तभी ये पॉसिबिलिटी आती है। अब हम बात कर रहे हैं रिसोर्स प्लानिंग की। रिसोर्स प्लानिंग, प्लानिंग वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी होती है। अगेन वही बात है जो हमने पहले की थी कि चाहे वो आपका घर हो, आपको हर एक छोटी छोटी चीज प्लान करनी पड़ती है कि आप अपनी लाइफ में आगे क्या करने वाले हैं, पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ आप खर्च करेंगे, कितने का आपने बजट बना रखा है, क्या आप लेने की सोच रहे हैं, आपके प्लानिंग्स में क्या क्या चीजें आती हैं, आप किस हद तक चीजों को एक्सपेंड करना चाहते हैं, जो चीजें काम की नहीं है उसे आप हटाना चाहते हैं, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। तो ठीक उसी तरह एक देश की बात होती है, जो आपने अभी समझाया कि एक देश में भी उसी तरह प्लानिंग होती है। ठीक उसी तरह कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो किसी खास चीज में अमीर हैं या किसी एक वर्ग की तरफ अमीर हैं और दूसरी तरफ उनके पास डिफिशियंसी है। अब ऐसे समझिए कि एक ही स्टेट है, उसके पास कुछ चीजों को लेकर रिचनेस है, कुछ चीजों को डिफिशियंसी है, और ऐसी भी स्थिति है कि एक स्टेट रिच है, दूसरे स्टेट में डिफिशियंसी है। तो क्या प्लानिंग सबके लिए बराबर हो पाएगी? नहीं, प्लानिंग सबके लिए बराबर नहीं होगी। कुछ रीजंस ऐसे होंगे जो सेल्फ सफिशिएंट होंगे, कि वो अपने ही रिसोर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रॉपर उनका जो भी इनकम है, जो भी रेवेन्यू है वो ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, वो एक हार्मनी के स्टेट में चल रहे हैं, उनकी सारी चीज़ें अच्छे ढंग से वेल मैनेज्ड हैं और या वेल डेवलप्ड हैं। और कुछ जगहें ऐसी होंगी जहाँ पर शॉर्टेज तो होगी पर कुछ समय के लिए होगी, और उसमें से कुछ स्टेट है जहां आपको शॉर्टेज देखने को मिलती है, वो है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अब इसमें से इन स्टेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर एक चीज की डिफिशियंसी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कोल रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पर पानी की कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है।
तो ये समझने वाली बात है। साथ ही जो स्टेट ऑफ राजस्थान है वहां पर अच्छे से सोलर को डेवलप किया गया है। कभी कभी कहते हैं ना कि किसी इंसान से वो मत करवाइए जो आप करवाना चाहते हैं, उसे वो करने दीजिए जो उसे करना आता है। तो ठीक उसी तरह किसी स्टेट में वो इकोनॉमी मत जनरेट कीजिए जिसके लिए वो नहीं बनी है, तो वहां पर वो इकोनॉमी जनरेट कीजिए जहां पर हो सके। जैसे जिन भी क्षेत्रों में दोआबा की मिट्टी है, जिन भी क्षेत्रों में गंगा ब्रह्मपुत्रा नदियों के मैदानी क्षेत्र में सारी चीजें आती हैं, तो वहां पर खेती अच्छे से हो सकती है, कृषि वहां पर अच्छे से की जा सकती है। उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि वहां पर उस तरह की मिट्टी है। अब आप ऐसी जगह पर करने की कोशिश करने लगे जहां पर पथरीली मिट्टी है या जहां पर चिकनी मिट्टी पाई जाती है, तो वहां पर खेती नहीं हो सकती। जहां पर व्यापार हो सकता है व्यापार है, जहां पर्यटन हो सकता है वहां पर्यटन है, जहां पर जिस तरह की चीजें हो सकती हैं उस तरह की चीजें की जानी चाहिए। ऐसे में राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर वाटर रिसोर्सेस की कमी देखने को मिलती है। और जब हम कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं, हॉट डेजर्ट तो सबको पता है राजस्थान, जब हम कोल्ड डेजर्ट लद्दाख की बात करते हैं जहां लोग अक्सर बाइक लेके निकल जाते हैं घूमने के लिए, तो वो आइसोलेटेड है हमारी रेस्ट ऑफ द कंट्री से। साथ ही यहाँ पर रिच कल्चरल हेरिटेज है, पर ये पानी में डेफिशिएंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ तरह के वाइटल मिनरल्स में। इसकी वजह से बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग हो पाती है नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर, लोकल लेवल पर। वही बात है कि जब आपको क्लैरिटी में चीजें पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या रिसोर्सेज हैं, तभी आप कुछ प्लान करने की सोच सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ का डेवलपमेंटल प्लान बनेगा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो आज हम अपना चैप्टर यहीं पे अपना लेक्चर क्लोज करते हैं। आगे हम देखेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो जब हम रिसोर्स की बात करते हैं तो हमें समझना होगा रिसोर्स के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है, तभी आप अपने दिल अजीज शख्स से बात कर सकते हैं। और उसके अलावा जब आप बात करते हैं एसोसिएशन की, तो एक एसोसिएशन कैसे डेवलप हो सकता है उसकी भी बात की हमने। रिसोर्सेज के टर्म्स में कैसे किसी भी सभ्यता और संस्कृति को विकसित कर सकते हैं। हमारा राजनीतिक पार्टियों से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह का ओपिनियन है, वो मैंने प्रेजेंट किया है। मेरी कोशिश होती है कि हम पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहें और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे बात करें, उधर ना जाएं जो हमारा हिस्सा नहीं है। तो रिसोर्स को, उसके बाद आखिरी में हमने प्लानिंग को कवर किया। इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।